हेलो देयर, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे हूँ। मैं यहाँ पे रुका था कुछ खाने के लिए, बन ऑमलेट। ये रही मेरी होंडा CB350 RS। मैं इसको स्टैलियन बोलता हूँ। स्टैलियन को मैंने 14 मार्च 2021 में लिया था, तो 2 साल 8 महीने से ऊपर हो चुका है इस मोटरसाइकिल को। आज की तारीख है 26 नवंबर 2023। कुछ इस तरह दिखती है अपनी मोटरसाइकिल। तो मैं अभी मनाली में आया था। मनाली से वापस अभी घर जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। मैंने वो छोटा सा राइनॉक्स का मैग्नापॉड बैग लगा रखा है, 21 लीटर सेट करके। जूते मैंने पीछे बांध रखे हैं। घर पहुँचने में अभी 445 किलोमीटर और है, आपको दिख रहा है। तो होंडा CB350 RS के बारे में जानने के लिए आए आप लोग। बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी ये, थोड़ी लंबी भी होगी। देखते हैं कितना पेशेंस है आप लोगों के अंदर इस मोटरसाइकिल के बारे में हर चीज़ जानने के लिए। मैं आपको पहले ओडोमीटर दिखा देता हूँ। $33,757 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 10:45। तो मैंने 34,000 किलोमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते 34,000 हो ही जाएंगे। 6 सर्विस हो चुके हैं इस मोटरसाइकिल के। इस ट्रिप पे अभी मैंने 585 किलोमीटर करे हैं, ट्रिप ए में। दैट्स इट। तो हर चीज़ बताऊंगा इस मोटरसाइकिल के बारे में, और मैं इस मोटरसाइकिल की बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ऐड कर देता हूँ। अभी आप कुछ फ़ोटोज़ देखिए। ये फ़ोटोज़ हर लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पे, कभी मैंने टेल बैग लगाया है इस पर, कभी मैंने सैडल बैग्स लगाए हैं, अब मैंने राइनॉक्स का मैग्नापॉड लगाया है इसमें। सो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एंगल से मैं इसकी फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ। हियर यू गो। चलो फिर अब मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर सारी बातें करते हैं A to Z। हाँ जी, तो हम चल पड़े दिल्ली की तरफ। और ये नया मनाली चंडीगढ़ हाईवे जो बना है कीरतपुर के पास वाला, जो भी है, बहुत टाइम बचेगा और आपको नया वाला हाईवे देखने को भी मिलेगा। बहुत प्यारा बना हुआ है। ऑन दैट नोट शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस मोटरसाइकिल को लेकर कहाँ कहाँ गया हुआ हूँ, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा पाओ। पहला ट्रिप मैंने इस पे लगाया था दिल्ली से लद्दाख। 1 महीने का ट्रिप था। 4,400 किलोमीटर्स कुछ करे थे टोटल। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कहीं पर भी, किसी भी पास पे। मैं पिलियन के साथ भी था लद्दाख में एंड बिना पिलियन के भी था। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये बात है 2021 की। उसके बाद मैं इसको मनाली लेकर गया हूँ, काजा, स्पीति वैली पूरा, चितकुल, आपका सिसु, इन सब जगह लेकर गया था हिमाचल में। एंड मैं दिल्ली से मनाली तो काफ़ी बार आया हूँ इस मोटरसाइकिल पे। तो ये तो एक वीकेंड डेस्टिनेशन की तरह है मनाली मेरे लिए। अब व्यू देखो यार, मस्त व्यू है। मज़ा आ रहा है बात करने में भी इस व्यू के साथ। हाँ जी, उसके बाद मैं दिल्ली टू गोवा राइड पे भी गया था इसी मोटरसाइकिल पे। उस ट्रिप में भी 4,000 प्लस किलोमीटर्स करे थे हमने। कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे 1
सिंगल प्रॉब्लम नहीं आई इस मोटरसाइकिल से। उसके बाद मैं इस मोटरसाइकिल को दिल्ली टू मेघालय राइड पे भी लेके गया था। दिल्ली से मैं पहले सिक्किम गया था, सिक्किम में 6-7 दिन घूमा, उसके बाद मैं मेघालय में 2 हफ्ते घूमा और फिर वापस आया। उस ट्रिप में मैंने लगभग 5600 किलोमीटर्स करे थे। वो 21 दिन का ट्रिप था। एक सिंगल दिक्कत नहीं आई इस मोटरसाइकिल में। उसके बाद एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सर्विस इंटरवल 5500 से 6000 किलोमीटर्स के बीच में है। लेकिन मैंने जब अपना ट्रिप ख़त्म करा था दिल्ली से मेघालय का, वापस आने के बाद मैं इसको लेकर दिल्ली से मनाली एक बार आया था, जस्ट देखने के लिए ना कि 6000 किलोमीटर्स के ऊपर सर्विस ना कराओ तो ये मोटरसाइकिल दिक्कत देती है नहीं देती है। ट्रस्ट मी, इसने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी। मैंने इसका लास्ट सर्विस जब करवाया था तो ओडोमीटर पे 7200 किलोमीटर्स हो चुके थे, तो मैं 1500 किलोमीटर्स कुछ ऊपर था सर्विस ड्यू से। तो वो कुछ बातें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है परफॉर्मेंस में। हाँ, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे चाहिए वो है इस मोटरसाइकिल पे। चलो ठीक है, अब सबसे पहली बात, हाँ, मोटरसाइकिल के लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं और कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पे शेयर करता हूँ आपको। आप देखिए, क्लोज़अप वाली फ़ोटोज़ है थोड़ी। बीस्ट लगती है मोटरसाइकिल, मजाक नहीं। मेरे को कम से कम 100 लोगों ने, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मुझे 100 लोगों ने ट्रिप्स के दौरान पूछा होगा ये मोटरसाइकिल कितने सीसी की है, कितनी तेज़ भागती है। लोगों को लगता है ये 150-200 तो आराम से करती है। तो देखने में ये मोटरसाइकिल बहुत सॉलिड लगती है। सॉलिड एज इन ना, देखो इसके जो प्रोपोर्शंस है ना, मतलब इसका जो साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, जितना है वो एकदम सॉलिड लगता है, एकदम कॉम्पैक्ट, मतलब रागड। तो ये चीज़ मुझे इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है। और इसका सीटिंग पोस्चर भी एकदम क्रूज़र जैसा नहीं है, थोड़ा रोडस्टर टाइप है। तो मैं स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा राइडिंग पोस्चर पसंद है। तो वो हो गई बात इसके लुक्स की। लुक्स में ना सच में बहुत बेहतरीन मोटरसाइकिल है। अब पर्सनल प्रेफरेंस होते हैं कलर्स को लेकर। बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, शायद इसमें ब्लू आ रहा है, रेड आ रहा है, ग्रे भी आ रहा है और ब्लैक एंड येलो भी आ रहा है। देखो बाबा लोगों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ब्लैक एंड येलो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एकदम टैक्सी जैसी लगती है। ग्रे अच्छी है, सॉलिड है, प्रेजेंस अच्छा है उसका रोड पे, मैंने देखा है। ब्लू मैंने देखा है रोड पे, लेकिन उसका रोड प्रेजेंस ना मुझे अच्छा नहीं लगा, वो एकदम छुप जाती है मोटरसाइकिल कुछ तरह से। तो ये बात हो गई लुक्स की और कलर्स की। अब मैं अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में बताता हूँ इस मोटरसाइकिल की। ब्रेक्स, इसके ब्रेक्स मस्त हैं, एकदम बेहतरीन। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी बार इसने मेरी जान बचाई है इन ब्रेक्स ने, मजाक नहीं, सीरियसली। मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इसके ब्रेक्स इतने अच्छे हैं और इसके ब्रेक्स अच्छे खासे लास्ट भी करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे वीडियोस में लोग कहते हैं कि 5-6 हज़ार किलोमीटर्स में इसका ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। मेरा जो पीछे वाला ब्रेक पैड है उसका पहला रिप्लेसमेंट हुआ था 12,500 किलोमीटर्स पे, पहला वाला, और दूसरा रिप्लेसमेंट हुआ पीछे वाले का 27,000 कुछ किलोमीटर्स पे। तो 2 बार मेरा पीछे वाला ब्रेक पैड रिप्लेस हो चुका है। आगे वाला जो मेरा ब्रेक पैड है वो सिर्फ एक ही बार रिप्लेस हुआ है, वो रिप्लेस हुआ था 22,500 किलोमीटर्स पे। तो ये थी ब्रेक्स की कहानी। सच में बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, आगे वाले खासकर। पीछे वाले अगेन स्लो करने के लिए होता है, उसमें ज़्यादा दम नहीं है, बट आगे वाले ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता रहा था ना चलाने के ऊपर है। अब मैं कैसे चलाता हूँ ना, जैसे मान लो कर्व्स हैं या फिर कैसी भी रोड है, अगर मुझे स्लो करना होता है ना तो मैं ब्रेक्स बहुत कम लगाता हूँ।
मैं स्लो करने के लिए एक गियर डाउन कर लेता हूँ और फिर थ्रॉटल को छोड़ देता हूँ, वो इंजन ब्रेकिंग बाकी काम कर देता है। तो मैं उस तरह से राइड करता हूँ, तो ब्रेक्स मेरे ज़्यादा यूज़ नहीं होते। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा उस तरह से राइड करना, मैं बहुत केयरफुली राइड करता हूँ। उस तरह से राइड करने में प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके पीछे आ रहा होता है ना, उसको पता नहीं चल पाता कि आप स्लो कर रहे हो या रुकने वाले हो, बिकॉज ब्रेक लाइट्स नहीं जलते। तो उस बात का ध्यान रखना आप। मैं ध्यान रखता हूँ जब भी ये चीज़ करता हूँ। ठीक है जी, ब्रेक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल के क्रूजिंग स्पीड और स्टेबिलिटी की। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स मार्केट में आई हैं जो इससे पावरफुल है। देखो, इस मोटरसाइकिल के लॉन्च होने से पहले भी ड्यूक 390 आती थी मार्केट में। ड्यूक 390 स्क्रैम्बलर 400 से और स्क्रैम्बलर एक्स से भी पावरफुल है। फिर भी लोग इस मोटरसाइकिल को लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? मैं आपको रीजंस बताता हूँ जो मेरा मानना है। पहली बात, अगर मैं इस मोटरसाइकिल पे 120 की स्पीड पे चला रहा हूँ या 130 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तो भी ये मोटरसाइकिल वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करती। इस टाइम पे ना तीसरे गियर पे 70-72 पे चल रही है मोटरसाइकिल, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बटर को काट रहा हूँ हाथों में, थ्रॉटल जो दे रहा हूँ मैं, इतना स्मूथ है। हाँ, मेरे को ये मानना पड़ेगा और आपको बताना भी पड़ेगा कि ग्लव्स पहनकर मुझे ये मोटरसाइकिल ज़्यादा स्मूथ लगती है और हाथों पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि हैंडल बार पकड़ के हाथ में दर्द होता है, रिस्ट पेन होता है, तो मैं ग्लव्स पहन के चलाता हूँ, मुझे नहीं होता है। प्लस आपने अगर प्रो टिप वाली वीडियो देखी होगी तो मोटरसाइकिल को होल्ड करने का एक तरीका होता है, बहुत ही सॉफ्टली जेंटली अपने हाथों से, टाइट नहीं पकड़ना उसको, बहुत सॉफ्टली पकड़ना है हैंडल बार को, एंड पाम पेन नहीं आएगा। और अगर आ भी रहा है ना तो थोड़ा सा चलाओगे ना, थोड़े दिन, 21-22 दिन, महीना भर, अपने आप बॉडी यूज्ड हो जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मैंने ना स्क्रैम्बलर के बारे में पढ़ा, रिव्यूज़ भी देखे बहुत सारे। स्क्रैम्बलर का क्या है ना, वो 100 तक भी वाइब्रेट करती है और 100 के बाद तो बहुत अच्छे खासे वाइब्रेशंस है। अगर आप CB300R ले लोगे ना होंडा की, तो 0 to 100 स्क्रैम्बलर 400 से फास्टर है, प्लस वाइब्रेशंस भी नहीं है, और 100 के बाद भी 150 तक होंडा CB300R में कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन स्क्रैम्बलर 400 में बहुत वाइब्रेशन से, माना वो क्विकर मशीन है, तेज़ जाती है होंडा से, लेकिन वाइब्रेशंस भी हैं। तो देखो, मेरा जो पर्पस है, लॉन्ग राइड्स के लिए मैंने मोटरसाइकिल लिया है। अब लॉन्ग राइड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी मोटरसाइकिल वाइब्रेट ना करे और रिलायबल हो, ताकि आप थके भी ना और कोई दिक्कत भी ना आए राइड के दौरान। देखो, मैं इस ट्रिप में निकला हूँ दिल्ली से मनाली, मैंने चेन ल्यूब, चेन क्लीन भी कैरी नहीं करा, कोई भी एक्सेसरी कैरी नहीं करी, बस बैग बांधा, राइडिंग गियर्स पहने और चल पड़ा। कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज मैं बहुत भरोसा करता हूँ इस मोटरसाइकिल के ऊपर। इस ट्रिप से पहले शायद 1500 किलोमीटर पहले मैंने सर्विस कराया था और सर्विस के बाद 2-3 महीने हो चुके हैं। तो आप इस मोटरसाइकिल को 120 की स्पीड पे कंसिस्टेंटली चला सकते हो बिना किसी वाइब्रेशंस के, और आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, बात कहते हैं ना कि क्वालिटी ऑफ पावर भी मैटर करती है, सिर्फ पावर ज़्यादा देने से नहीं बात बनती। बाकी आप लोगों का डिसीजन है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा पसंद है तो स्पीड वाली मोटरसाइकिल लो, स्पीड नहीं है इसकी गेम होंडा CB350RS की। होंडा CB350RS आपको कंफर्टेबली क्रूज करा के ले जाएगी, माइल्स, मतलब किलोमीटर ये खाती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी स्टेबल और इतनी स्मूथ है। अच्छा, स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी के बारे में, हाईवे पर या फिर रोड प्रेजेंस के बारे में। अच्छा, इस रीज़न के लिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ हंटर के साथ में, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि हंटर में और होंडा CB350RS में मैं कौन सी मोटरसाइकिल प्रेफर करूँगा। अब देखो, हंटर मेरे हिसाब से बहुत छोटी मोटरसाइकिल है। अगर हंटर को और होंडा CB350RS को आप आमने सामने रखोगे तो आपको पता चलेगा कि होंडा CB350RS काफ़ी बड़ी मोटरसाइकिल है उससे, पहली बात। दूसरी बात, जो हंटर का आगे पीछे का टायर है वो 17 इंच का ही है, तो जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, जो पॉटहोल्स वाले रास्ते होते हैं, गड्ढे वाले रास्ते होते हैं, ऑफ रोड होते हैं, उनमें हंटर इतना काम नहीं आएगा।
होंडा CB 350 RS में एडवांटेज है, आगे 19 इंच का व्हील लगा हुआ है। पता है पहले तो मुझे ना इसका पीछे वाला 150 बड़ा चंकी टायर इतना बड़ा वो मुझे बहुत मस्त लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस मोटरसाइकिल को चलाया इतने टाइम तक तो मुझे पता लगा जो आगे वाला टायर है ना वो ज़्यादा पर्पसफुल है, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला टायर। बिकॉज आगे वाला टायर ना मतलब दोनों ही टायर अच्छे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं इस मोटरसाइकिल को जब चला रहा होता हूँ और मान लो कोई उबड़ खाबड़ रास्ता आता है या एकदम से कोई गड्ढा वड्ढा आ जाता है, मैं इस मोटरसाइकिल को गड्ढे में ही डाल देता हूँ बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे पता होता है ये मोटरसाइकिल निकल जाएगी, मुझे गिरने नहीं देगी। और ये मोटरसाइकिल बहुत स्टेबल है। हाईवे पर जो इसका वेट है और जो इसकी लेंथ है ना उसकी वजह से इसको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है। मुझे नहीं लगता हंटर जैसी मशीन को इतनी स्टेबिलिटी मिल पाएगी। हाँ, आप अगर हिमालयन लेते हैं तो यस, हिमालयन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। हिमालयन के साथ वही दिक्कत है, आप 100 के ऊपर चलाओगे उसका माइलेज एकदम ख़त्म हो जाता है और वाइब्रेशन से बहुत सारे हैं, और अगर पंचर हो गया तो भगवान बचाए। हिमालयन का जो पीछे वाला टायर पंचर होता है ना, कोई मैकेनिक हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि इतना मुश्किल होता है उस टायर को वापस लगाना उस डिस्क ब्रेक के साथ में। मेरे साथ हो चुका है, मेरे को 52-53 किलोमीटर ना पीछे वाला टायर पंचर चलाना पड़ गया था हिमालयन। मैं एक फ़ोटो डालता हूँ आपको हिमालयन के साथ वाले, अपनी पुरानी फ़ोटो है 2018 की। तो ये इसका एडवांटेज है। आप क्रूज कर रहे हो हाईवे पे, आपके पास से कोई ट्रक स्पीड से निकल जाता है या कोई वॉल्वो स्पीड से निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबल रहती है, हिलती नहीं ऐसे ऐसे। हवा भी तेज़ आती है ना एकदम से, कभी कभी हिलती नहीं है मोटरसाइकिल, एकदम स्टेबल रहती है। मड गार्ड और जो पीछे वाला मड गार्ड है, पानी जो आ जाता है हर जगह, कीचड़ उछलता है। आप अगर बारिश में चलाते हैं इस मोटरसाइकिल को तो बहुत कीचड़ आता है, आपके पैरों में आएगा कीचड़, आपके घुटने तक आएगा कीचड़, पीछे से भी कीचड़ उड़ता है। सच बताऊं, हाँ दिक्कत तो होती है इस चीज़ से, लेकिन अब ना आदत हो गई है। इस मोटरसाइकिल में इतनी सारी और अच्छाइयाँ हैं ना, मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता हूँ अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो। लेकिन गंदी हो रही है मोटरसाइकिल उस वजह से, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो पर्सनल है ये भी, मुझे मोटरसाइकिल सिर्फ इस पर्पस के लिए चाहिए कि मैं जब चाहूँ चाबी लगाऊँ, स्टार्ट करूँ और निकल जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत ना दे मोटरसाइकिल। बस मेरा इतना ही होता है मेनली। तो उस मामले में तो होंडा की रिलायबिलिटी कुछ अलग ही लेवल की है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इसमें टोटल मैं 6 सर्विसेज करवा चुका हूँ। 3 सर्विसेज फ्री वाले और 3 सर्विसेज पेड। सर्विसेज में आई वुड से कि नॉमिनल है चार्जेस, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका कोई पार्ट रिप्लेस होता है तो पार्ट रिप्लेसमेंट चार्ज प्लस उसका लेबर चार्ज वो थोड़ा सा एडअप हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स रीज़नेबल मैं कहूँगा। अगली चीज़, इसकी गियरिंग पे बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि इसकी गियरिंग ख़राब है और पावर कम मिलती है, इसमें पावर लॉस होता है वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। इसमें टॉल गियरिंग है, मतलब हर गियर पे ये ज़्यादा रेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले गियर पे ये 50 kmph तक करता है, दूसरे गियर पे ये 70 से 80 kmph तक करता है, तीसरे गियर पे ये 100 से 110 kmph तक करता है। जैसे अभी देखो, मैं इसको चला रहा हूँ 80 की स्पीड पे ऑलमोस्ट, और मैंने तीसरा गियर लगा रखा है। अब अगर आप इसी स्पीड पे चौथा गियर लगाओगे, 5वां गियर लगाओगे ना, तो आपको पावर का लॉस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में टॉल गियरिंग है। मान लेते हैं आप 60 की स्पीड में चल रहे हो, 45 की स्पीड पे चल रहे हो, 50 की स्पीड पे चल रहे हो, सेकंड गियर पे डालो और फिर भगाओ, बहुत पावर है इसमें, कभी आपको पावर कम नहीं लगेगी। देखो, सेकंड गियर 70 की स्पीड तक, अब 80 पे वो मांग रहे थर्ड गियर, तो मैंने थर्ड डाल दिया।
अब आराम से क्रूज करो। और इको मोड ही दिखा रहा है, देखो थर्ड गियर पे 80 kmph इको मोड दिखा रहा है। और अगर मैं आपको रियल टाइम इंडिकेटर दिखाऊं तो 47.9 kmph चल भी रहा है। तो वही बोल रहा था मैं, टॉल गियरिंग है। अगर आप करेक्ट गियर पे करेक्ट स्पीड पे चलाओगे तो आपको पावर की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। 30 की स्पीड तक तो दूसरा गियर लगाना ही मत। 50 की स्पीड से पहले तीसरा गियर मत लगाओ। और चौथा गियर 80-90 के ऊपर ही लगाओ, फ़ायदे में रहोगे। माइलेज भी अच्छा मिलेगा और पावर भी अच्छा मिलेगा, कंट्रोल भी अच्छा मिलेगा। कंट्रोल के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर मैं 30 या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा हूँ तीसरे गियर पे, तो मेरे को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा अगर एकदम से ले जाना होगा ना, तो उतनी पावर एकदम से नहीं मिलेगी एक्सलरेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं सेकंड गियर पे होऊंगा और मुझे टेढ़ा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो मैं एकदम से एक्सलरेट कर सकता हूँ तेज़ी से। तो कंट्रोल बढ़ जाता है अगर मैं करेक्ट गियर पे रखता हूँ मोटरसाइकिल को और चलाता हूँ तो ये बात हो गई गियरिंग की। आपको मैं एक और रीज़न बताता हूँ कि मैंने इस मोटरसाइकिल को क्यों लिया। जब मैं रिसर्च कर रहा था मोटरसाइकिल लेने के लिए, तो RC390 मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं RC390 को लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था। लेकिन उस टाइम पे जो RC390 थी उसका 9.5 या 10.5 लीटर का टैंक था। बस वही इकलौता एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने वो मोटरसाइकिल नहीं ली। और वही बात इसकी मुझे सबसे अच्छी लगती है। बाबा लोगों, इसका जो टैंक है ना, कंपनी क्लेम करती है 15 लीटर का है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इमरजेंसी में इसके अंदर 17-18 लीटर तक पेट्रोल भी कैरी कर सकते हो। आप 17-18 लीटर पेट्रोल समझ रहे हो, चलो 17 लीटर पकड़ लेते हैं, 30 का माइलेज पकड़ लेते हैं। आप जैसे भी चलाओ 30 का माइलेज तो आपको मिल ही जाएगा। 17 × 30 51, 510 किलोमीटर की बात कर रहे हो आप एक बार फुल टैंक पे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जब आपको लॉन्ग राइड्स करने होते हैं, आपको बार बार फ्यूल के लिए रुकना नहीं पड़ता। जैसे कल मैं घर से जब निकला था तो इसमें 2-3 बार्स थे, मैंने 100-150 किलोमीटर करा और उसके बाद मैंने फुल टैंक कर लिया। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैं शायद अभी इस ट्रिप में ऑलमोस्ट कितना 609 किलोमीटर्स कर चुका हूँ और मुझे एवरेज मिला है 33.6 किलोमीटर पर आवर का। आपको अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल से। अगर आपको बार बार पेट्रोल भराने के लिए रुकना पसंद नहीं है, या फिर थोड़ा इन द लॉन्ग रन पैसे भी बचते हैं। देखो, कंफर्ट अलग चीज़ है, स्पीड अलग चीज़ है। ये कंफर्टेबल रिलायबल मोटरसाइकिल है, ये एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नहीं है। दैट इज़ दैट। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सीट्स के बारे में। स्टॉक सीट्स, पहली बात तो मैंने कोई भी एडिशनल कुछ भी नहीं लगाया है। जैसा सीट था जब लिया था वैसा का वैसा ही अभी। मुझे बहुत पसंद है ये सीट। जितना फर्म होना चाहिए उतना ही फर्म है, जितना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए उतना सॉफ्ट नहीं है। आई मीन सॉफ्ट जो सीट्स होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए आपको कंफर्ट देता है, लेकिन थोड़े टाइम उसमें बैठने के बाद ना आपका बम हर्ट करने लग जाता है। इस सीट के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 1000 किलोमीटर से ज़्यादा भी करा है एक दिन में इस मोटरसाइकिल पे और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई सीट से। इनफैक्ट मुझे सीट बहुत पसंद है। क्यों? इसका जो टेक्सचर है ना, इसमें जो लेयर्स बने हुए हैं, जो डिज़ाइन है, वो एक तरह से फ्रिक्शन बनाता है आपके बम और सीट के बीच में। तो हार्ड ब्रेकिंग जब आप करोगे या फिर अचानक से एकदम से आप ब्रेक लगाओगे तो आप आगे पीछे नहीं जाओगे, आप जहाँ हो वहीं पर स्टेबल रहोगे। तो ये एक अच्छी बात है इस सीट की। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये सीट्स ना वाटरप्रूफ हैं। जो इसमें स्टॉक सीट है ये वाटरप्रूफ है। कुछ लोग ना बाहर से इसको रैप करा लेते हैं, लेदर की कोटिंग करा लेते हैं, फिर ये वाटरप्रूफ नहीं रहता आपका सीट। ओके, तो उस बात का भी ध्यान रखना आप। अगर मैं बात करूँ इसके हेडलाइट्स के बारे में, तो स्टॉक हेडलाइट्स तो देखो सिटी में आपका काम चल जाएगा। सिटी में आप अंधेरे में चलाओ, दिन में चलाओ, जैसे भी चलाओ, सिटी में आपका काम चल जाएगा। लेकिन हाईवे में दिक्कत आएगी। हाईवे में आप मैक्सिमम 50 to 60 kmph की स्पीड तक ही चला पाएंगे, बिकॉज उतना ही दिख पाएगा आपको आगे का ना, विजिबिलिटी उतनी रहेगी, थ्रो उतना ही रहेगा। क्योंकि हाईवे पे जो लाइट्स होती है वो और एलईडी की लाइट्स आपस में कैंसिल आउट कर देती है। अगर आप एकदम अंधेरे में हो, पहाड़ों में, जैसे स्पीति वैली के अंदर कहीं हो, तो आपको स्टॉक लाइट्स में काम हो जाएगा। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती,
तो काफ़ी अच्छा विजन मिलता है। जो HJG के लाइट्स मैंने लगाए हैं उसको भी हो गया है 1.5 साल से ऊपर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। दिल्ली टू गोवा राइड में उसने साथ दिया था, दिल्ली टू मेघालय राइड में भी उसने साथ दिया था। सो ये कहानी हो गई लाइट्स की। मैंने ना इसके दोनों टायर्स रिप्लेस करे थे 25,000 किलोमीटर्स पे। आगे वाला टायर हालांकि बहुत ग्रिप बची थी उस पर, लेकिन क्योंकि मैं लंबा जा रहा था तो मैंने सोचा एक थोड़ा ऑफ रोड टाइप का टायर लगवा लेता हूँ आगे। पीछे वाला टायर तो सेम MRF का ज़ैपर कर्व जो स्टॉक वाला होता है वही रिप्लेस कराया था। आगे मैंने MRF का मीटियोर मोग्रिप या मॉग्रिप उस नाम का टायर है वो लगवाया है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पूरा मेघालय वाला राइड उसी में किया था और ये वाला राइड पे इसी पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। जब भी आपको लगे ना कि मोटरसाइकिल चढ़ाई पे पुल नहीं कर रही है, खींच नहीं रही है, एक गियर नीचे कर देना और खींचना। हो जाता है कभी कभी ना, मैं भी गियर बदलना भूल जाता हूँ, चढ़ाई आ जाती है एकदम से, तीसरे या चौथे गियर पे होता हूँ तो लगता है मुझे कि हाँ अब तो पुल नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही मैं गियर नीचे डालता हूँ टक। तो हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बार बार गियर चेंज करना पसंद नहीं करते तो फिर आपके लिए नहीं है ये मोटरसाइकिल। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो बार बार गियर चेंज करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। हाँ, जैसे सेकंड गियर पे ये मोटरसाइकिल 0 की स्पीड से 60 की स्पीड तक चलती है, तो आपको कभी गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आप 0 से 60 के बीच में चल रहे हो। तो अगर आप 40 से 80 के बीच में चला रहे हो, अच्छी सड़कें हैं, तो आपको तीसरे गियर पे रहने की ज़रूरत है, कोई और गियर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चौथा गियर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चौथा पाँचवें तो एकदम ओपन हाईवे पे काम आता है। पाँचवा गियर तो ऐਵੇਂ ही है, बस क्रूज़ करने के लिए और मक्खन हो जाती है मोटरसाइकिल। चौथे गियर तक बहुत बढ़िया है। मैं इसको टॉप स्पीड 140 kmph तक लेके गया हूँ। मिरर्स इसके नहीं है सही, ये और ये बस काम चला हुआ है। आधे में तो आपका शोल्डर ही दिखता रहता है, काम चला हुआ है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस पे एवेंजर 220 क्रूज़ में जो ग्लासेस है वो लगवाऊंगा, लेकिन मैंने अभी तक लगवाया नहीं, मौका नहीं मिला। आलसी हूँ शायद मैं, या फिर सोचता हूँ कि जब तक ये चल रहा है चलने दो, क्यों बदलवाना, काम तो चल ही रहा है। तो हाँ, मिरर्स इतने अच्छे नहीं हैं। इसका जो क्लच है ना बाबा लोगों, जब आप ट्रैफिक में हो, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर रहे हो, तो क्लच ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है, बार बार। और इसका क्लच इतना स्मूथ है, आप एक उंगली से भी इसको खींच सकते हो, छोटी वाली उंगली से भी। देखो मैंने एक उंगली लगा रखी है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सॉफ्ट है। मतलब क्या बोलूँ, इसमें जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है क्लच में, बहुत बढ़िया। तो क्लच की वजह से आपका जो है ना, आपकी उंगलियां बहुत कम टायर्ड होंगी, और आपकी उंगलियां कम टायर्ड होंगी तो आप भी कम टायर्ड होंगे। अब अगर मैं इस मोटरसाइकिल की माइलेज के बारे में बात करूं, माइलेज आपको ये मोटरसाइकिल दे देगी बड़े आराम से 30 से ऊपर की, अगर आप 100 तक की स्पीड पे चलाते हो तो बड़े प्यार से। अगर आप हर गियर पे इको मोड पे चलाते हो फिर तो और अच्छी मिलेगी आपको, 35-40। मुझे 42 का माइलेज भी मिला है इस मोटरसाइकिल से। मुझे लद्दाख में 45 kmph का माइलेज भी मिला है इस मोटरसाइकिल से। 600 किलोमीटर का टैंक रेंज मिला था मुझे लद्दाख में, क्योंकि मैं एकदम इको मोड पे चला रहा था। पेट्रोल पंप्स बहुत दूर दूर थे, मैं एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी नहीं कर रहा था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो माइलेज आपके ऊपर है, आप रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर लगाकर देख सकते हो कंसिस्टेंटली कि क्या माइलेज मिल रही है आपको एट एनी गिवन टाइम। ट्रैफिक और एकदम ऊबड़ खाबड़ गीली मिट्टी वाला रास्ता, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से निकलते हैं। स्टैलियन एक बार शो कर रहा है, पेट्रोल भी भरवाना है इसमें। मतलब ये ना इस तरह की मोटरसाइकिल है कि आप एक बार सर्विस करा के ले आओ, उसके बाद 5500 से 6000 किलोमीटर्स तक ये कुछ नहीं मांगेगी आपसे, 1 रुपये का खर्चा नहीं मांगेगी आपसे। इतनी सॉलिड मशीन है। ये वो नई वाली सड़क है जो यहाँ पे बनाई गई है। पहले ना मनाली जाने के लिए उस पॉइंट से राइट जाना पड़ता था, अब इस तरफ आना पड़ता है।
तो ये फ्लड्स के बाद इस रोड का काम स्टार्ट हुआ था। जो पिलियन सीट है उसकी कंफर्ट मैं क्या ही बताऊं आपको और कैसे बताऊं। देखो, डिपेंड करता है पिलियन सीट का कंफर्ट आपके पिलियन के मूड के ऊपर और आपके पिलियन के कंफर्ट लेवल्स के ऊपर। मेरे साथ इस मोटरसाइकिल पे किसी पिलियन ने पूरा स्पीति वैली का ट्रिप करा था और लद्दाख भी ऑलमोस्ट पूरा घुमा था मेरे साथ में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको अच्छा लगता था मोटरसाइकिल पे बैठना, मेरे साथ में घूमना अच्छा लगता था, तो पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको आदत हो चुकी है गाड़ी में घूमने की, कंफर्ट की, लग्जरी की लाइफ में, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी इसके पीछे बैठने में। अगर आपको मोटरसाइकिल्स इन जनरल पसंद नहीं है, मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना इन जनरल पसंद नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी इसकी पिलियन सीट से, नहीं तो नहीं होगी दिक्कत। और हाँ, अगर आपके फिटनेस लेवल्स थोड़े कम हैं या फिर आप किसी ओल्ड एज लोग को कैरी करना चाहते हो पीछे अपने, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा कैरियर लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया है। उससे एक इल्यूजन मिलता है कि पीछे बहुत सीट है और पकड़ने के लिए भी जगह मिल जाती है और काफ़ी अच्छा मामला हो जाता है। तो पिलियन सीट के बारे में मेरे ये ख्याल है। आप देख पा रहे हो, ढलान है, मैं आराम से दूसरे गियर पे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड 50 kmph है ऑलमोस्ट, माइलेज भी अच्छा मिलता है और पावर भी अच्छा फील होता है। आप बस करेक्ट गियर पे रहिए। कभी कभी ऐसा लगता है मोटरसाइकिल ना ग्लाइड हो रही है रोड पे, बहुत स्मूथ है बाबा लोगों। ये वाले कर्व्स ना मेरे फेवरेट है इस रोड पे, इतने मस्त और इतनी चौड़ी सड़कें हैं, प्लस इतने चौड़े कर्व्स, मज़ा से आ जाता है। स्टैलियन 70 किलोमीटर्स का टैंक रेंज दिखा रहा है अभी, तो जैसे कोई पेट्रोल पंप मिलता है अगले 10 किलोमीटर में मैं पेट्रोल फिल करा लूँगा। ये वो नए टनल्स हैं जो बने इस रोड पे, ये टनल नंबर 5 है। कसम से दिल्ली से मनाली कम से कम 3 घंटे कम हो गया। बहुत ही बेहतरीन प्यारा सा हाईवे बना है ये, बहुत मस्त, मज़ा आ गया। तो मुझे पता है कई लोगों ने आपको बोला होगा FI इंजन है, इतना पेट्रोल कम नहीं होने देना चाहिए, 2 बार बचे हो तो फुल करा लेना चाहिए फिर से, पर मैं ये सब नहीं मानता। मैंने जब से मोटरसाइकिल ली है तब से लेकर आज तक ऐसे ही मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, फुल करवा लेता हूँ, फिर जब ख़त्म हो जाता है एकदम, एज इन जब ब्लिंक करने लगता है, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की रेंज बची होती है, तब मैं रिफ़िल कराता हूँ। मुझे नहीं पता ये तरीका सही है या गलत, पर मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही करवाता रहूँगा क्योंकि मुझे ये ठीक लगता है हिसाब किताब। ये इस हाईवे पे एक पेट्रोल पंप है, मैं यहाँ से फुल करा लेता हूँ। पेट्रोल 96 रुपीज़ 12 पैसे। सो भरवा लिया पेट्रोल, 1449 रुपये, 1450 रुपये, 15 लीटर 80 ml। मैं कह रहा था ना 15 लीटर से ज़्यादा टैंक है इसका। ओके, सो इस पेट्रोल पंप में ये भैया मिले हमें। भैया भी मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है, काफ़ी सवाल जवाब किए, पूछ रहे थे व्हीली मार के दिखाओ। मैंने कहा व्हीली तो नहीं करते इसमें, पर ये जो हाईवे है भैया बता रहे थे कि बहुत सारे लोग एकदम लीन करके चलाते हैं यहाँ से, और है भी हाईवे, अच्छा है हाईवे काफ़ी। अच्छा भैया आ जाओगे आप? हाँ भैया 2-3 दिन में डाल दूंगा वीडियो ये। तो जैसा कि मैं कह रहा था, स्टैलियन का टैंक 15 लीटर से ज़्यादा है। इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत पेट्रोल था और उसने एकदम ब्रिम तक भी नहीं भरा, मतलब थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ था अभी भी। मैंने कहा रुक जाओ, 15 हो गया बस। सो या टैंक फुल। ये एक और रीज़न है कि मैंने इस मोटरसाइकिल को चूज़ करा,
क्योंकि जब इतना सारा पेट्रोल हो ना मोटरसाइकिल में, मुझे पता है कितना 377 किलोमीटर्स है घर पहुंचने के लिए, और मुझे पता है कि मुझे अब दोबारा पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं यही सेम चीज़ कह सकता अगर मैं ड्यूक पे होता या स्क्रैम्बलर पे होता? नहीं। सो ये भी एक रीज़न है कि मैंने इस मोटरसाइकिल को चूज़ किया। चलो फिर अब मैं आपको ना इसका गियर बाय गियर टॉप स्पीड दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हम फर्स्ट गियर पे है, ऑफ वी गो। देखोगे आप 50 के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट गियर पे 50 की स्पीड तक जाती है मोटरसाइकिल मैक्सिमम, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप 50 तक हमेशा खींचो। जब चढ़ाई हो ना, तगड़ी वाली चढ़ाई, तब तो एकदम खींचो मस्त तरीके से। नॉर्मली 30 किलोमीटर पर आवर तक खींचो। अब मैं आपको इसका सेकंड गियर पे दिखा देता हूँ। तो मैं दोबारा से फर्स्ट गियर पे जा रहा हूँ। ये हो गया 50, सेकंड गियर, एंड हियर वी गो। ये देखो 77 या 78 के आसपास ये इंजन ब्रेक मारता है सेकंड गियर पे। तो मैं 78-80 तक ले जाता नहीं हूँ सेकंड गियर पे नॉर्मली। चढ़ाई पे कभी कभी ले जाता हूँ, लेकिन नॉर्मली सेकंड गियर पे मैं 50-60 तक ले जाता हूँ। अब मैं आपको इसका थर्ड गियर पे भी दिखा देता हूँ टॉप स्पीड। तो सेकंड गियर मैंने फिर से कर लिया। ये सेकंड गियर पे अराउंड 78, थर्ड गियर, एंड लेट्स गो। कर्व है थोड़ा सा, ठीक है चलो। कर्वी रोड्स है तो मैं शायद टॉप स्पीड इतनी जल्दी ना दिखा पाऊँ आपको। चलो टनल आ गया, दिखाते हैं टनल से पहले। थर्ड गियर ये हमने 100 क्रॉस कर लिया है, और अंदर 60 की स्पीड लिमिट है टनल के अंदर, तो मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ अब आपको। मैं टनल से बाहर आ गया, मैं आपको थर्ड गियर पे इसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ अब। कर्व है यहाँ पे, थोड़ा सा सीधी रोड आने दो। थोड़ी भारी मोटरसाइकिल है ना, तो कर्व्स पे इतनी आसानी से आप लीन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा रिस्की है। हाँ ये सीधी रोड आई है, अब शायद कर लेगा। देखो 108 या 107 किलोमीटर पर आवर पे थर्ड गियर ले जाती है। अगेन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप थर्ड गियर पे 100-110 तक ले जाओ, लेकिन 80-90 तक ना आराम से ले जा सकते हो। मैं नॉर्मली ट्रिप में 80-90 तक थर्ड गियर पे ही रखता हूँ, 80 तक तो मिनिमम। उसके बाद मैं फोर्थ गियर अप्लाई कर लेता हूँ। अब अगर थोड़ी सी सीधी रोड जब आएगी ना, तो मैं आपको फोर्थ गियर पे भी टॉप स्पीड दिखाता हूँ। फिफ्थ गियर पे इस मोटरसाइकिल की कोई टॉप स्पीड नहीं है। जो भी टॉप स्पीड है इस मोटरसाइकिल की वो फोर्थ गियर पे ही है। फिफ्थ गियर एक क्रूजिंग टाइप गियर है। मस्त कर्व्स है। ज़्यादा नहीं लेटा सकते इस मोटरसाइकिल को, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं बाबा। टायर्स की ग्रिप अच्छी है। सो या अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअली। जब मैं मेघालय का ट्रिप ख़त्म करके वापस आया था, उसके बाद मैं यहाँ पे मनाली आया था, तो ऑलमोस्ट 7200 किलोमीटर्स हो गया था विदाउट सर्विस। जब मोटरसाइकिल पे मैंने 32,000 किलोमीटर्स पूरे कर लिए थे, तब इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आया था। बैटरी तो बारिश में एक दिन बहुत चलाया था, मतलब इतना पानी था घुटने तक, क्या बताऊं, एक अंडरपास में। तो उस दिन मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो अंडरपास मैंने क्रॉस करा, मैं घर तक पहुंचा ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर और राइड करके, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सुबह जब मैंने स्टार्ट करा मोटरसाइकिल को, तो सेल्फ नहीं ले रही थी, और जब ये मैंने चाबी लगाई तो कुछ भी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा था। तो मैं समझ गया था बैटरी डेड है। तो मैं इसको एक मोटरसाइकिल शॉप पास में लेके गया था। उन्होंने बैटरी को चार्ज करके लगा दिया था, मतलब ठीक हो गया था। मेरा 600-700 रुपये का कुछ खर्चा आया था। उसके बाद मैं सर्विस करवाने के लिए जब ले गया था सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मेरी बैटरी ख़राब हो चुकी है, मतलब कम वोल्टेज ले रही है, 8 या 9
वोल्ट ले रही थी वो बस। तो उन्होंने बोला कि बैटरी आप चेंज करा लेना, लेकिन अभी चल जाएगा। मैंने कहा भैया आप चेंज कर दो, बट उनके पास बैटरी थी नहीं तब। होंडा बिग विंग गाज़ियाबाद सेंटर में जहाँ पे मैं गया था, उनके पास बैटरी थी नहीं एक्स्ट्रा। तो मैंने सर्विस करवा ली मोटरसाइकिल और फिर सही चल रहा था बैटरी। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा कि नई बैटरी डलवा लेता हूँ, क्यों रिस्क लेना, बिकॉज मैं ट्रिप पे कभी भी जा सकता हूँ। तो मैंने एमरॉन, AMARON, एमरॉन कंपनी का इसमें बैटरी डलवाया नया। उसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सो एमरॉन वाली बैटरी मुझे पड़ी थी 1550 रुपये की शायद, इंस्टॉलेशन सब कुछ मिलाकर। मैंने लोकल स्टोर से डलवाया था। 2 साल की वारंटी भी मिली है उसकी मुझे, वारंटी सर्टिफिकेट के साथ। तो हाँ, ये एक चीज़ हुई है मेरे साथ में, इसकी बैटरी ख़राब हुई है 32,000 किलोमीटर्स पे। और बाबा लोगों, आजकल जो नई मोटरसाइकिल्स निकल रही है ना, मतलब यही मुझे नहीं पसंद, मुझे वो किक वाली बाइक से पसंद है, क्योंकि किक वाली मोटरसाइकिल्स में बैटरी का इतना ज़्यादा पंगा नहीं होता। इन मोटरसाइकिल्स में जो आजकल की मोटरसाइकिल्स हैं, एक बार बैटरी ख़राब तो स्टार्ट ही नहीं होगी मोटरसाइकिल, सब ख़त्म। 1500 रुपये की चीज़ है, बट आपको कहीं भी खड़ा करवा देगी। सतलुज नदी के साथ साथ, कसम से बोल रहा हूँ बाबा लोगों, इतना प्यारा हाईवे बनाया ना ये, इतना प्यारा, मज़ा आ गया। मेरे को चेन सेट भी रिप्लेस करवाना पड़ा था। 22,500 किलोमीटर्स के बाद चेन सेट रिप्लेस हुआ था। जब मेरा चेन सेट रिप्लेस हो रहा था तो होंडा बिग विंग वाले भी कह रहे थे कि काफ़ी लोगों का चेन सेट 5,000 10,000 किलोमीटर्स में रिप्लेस होना पड़ रहा है, पर मेरा काफ़ी ज़्यादा चल गया अकॉर्डिंग टू देम। मैं केयर ठीक ठाक करता हूँ मोटरसाइकिल के चेन की, चेन ल्यूब, चेन क्लीन करता हूँ नॉर्मली जब भी लंबी राइड लगाता हूँ। इस राइड से पहले मैंने ना चेन ल्यूब किया, ना चेन क्लीन किया, कुछ भी नहीं किया। बस मोटरसाइकिल रखी हुई थी, रात को मैंने सोचा ट्रिप पे निकल जाता हूँ और निकल गया लेकर। तो इतनी रिलायबल है ये मोटरसाइकिल, आपको कभी ना आप पछताओगे नहीं, इसको कहीं लेकर जाओगे ना, मतलब आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा इसकी वजह से, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मोटरसाइकिल में रस्टिंग के इशू के बारे में भी बात कर लेते हैं, जंग लगने के बारे में। तो मोटरसाइकिल में देखो जंग लगता है, वो जेन्युइन कंसर्न है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी, लेने के बाद 1.5 साल तक मैं नोएडा में रहता था, तो मेरे पास पार्किंग थी बेसमेंट में, एक जंग का निशान नहीं था 1.5 साल तक कहीं पर भी, क्योंकि मैं कवर्ड पार्किंग यूज़ करता था। फिर 1.5 साल के बाद ना मैं दिल्ली में रहने लग गया, मैं शिफ्ट हो गया नोएडा से, और दिल्ली में मेरे पास पार्किंग नहीं थी, मैं बाहर ऐसे ही लगा देता था कहीं भी। तो बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से, बारिश कीचड़ चुपका रहता है गाड़ी में, और मैं बार बार ना धुलवाता नहीं हूँ मोटरसाइकिल। मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी थोड़ी गंदी लगती है ना, तो पता चलता है कि हाँ मोटरसाइकिल चल रही है, अच्छा लगता है मुझे। मैं सिर्फ सर्विस के टाइम पे ही धुलवाता हूँ। तो उस वजह से कहीं कहीं पे जंग लग जाता है, जैसे साइलेंसर का जो फ्रंट पार्ट है इधर, वहाँ पे थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। मैं आपको एक फ़ोटो क्लोजअप भी डाल देता हूँ यहाँ पे, आप चेक कर लेना उसमें। एंड पीछे साइलेंसर का जहाँ एग्जिट होता है उसके अंदर थोड़ा सा जंग लगा हुआ है। अगेन इस वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस दिखने में अगर आपको दिक्कत है तो स्प्रे पेंट लगा लो ना काला वाला, क्या दिक्कत है, इतना बड़ा इशू क्या बनाना है इसको। अब जंग लगेगा ही, लोहा है तो, और बाहर रखोगे उसको तो, स्टेनलेस स्टील थोड़ी ना लगा रखा है अब इसमें, जंग तो लगेगा ही। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हो जंग लगने की वजह से मोटरसाइकिल, तो मत लो प्लीज़। रोड पे जितनी कम होगी होंडा CB350 RS उतना अच्छा होगा, एक्सक्लूसिविटी बनी रहेगी। एक और इशू के बारे में लोग बोलते हैं कि वॉबलिंग इशू है, हैंडल बार वॉबल होता है अगर हाथ छोड़ के चलाते हैं तो। देखो मैंने हाथ छोड़ रखा है और कोई वॉबलिंग नहीं है मेरे मोटरसाइकिल में। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है वॉबलिंग के ऊपर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब बाबा लोगों देखो, दोनों हाथ छोड़ के क्यों ही चलाना, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये मोटरसाइकिल बहुत स्टेबल है, तो गिरने का या बैलेंस बिगड़ने का तो डर रखना मत, बस एटलीस्ट एक हाथ पकड़ कर चलाना, चीज़ें सही रहेगी।
यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। घर मेरा अभी भी 200 किलोमीटर और है, और मैं ओडोमीटर दिखा देता हूँ आपको एक बार। 34,046 किलोमीटर हो चुके हैं। 200 किलोमीटर और दूर है घर अभी। ओके, चलते हैं फिर से। देखो बाबा लोगों, मैं ना अब आपको अपने ऑनेस्ट रीजंस बताता हूँ कि मैंने ये मोटरसाइकिल क्यों ली। मैंने बहुत रिसर्च करा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने 8-9 महीने तक सिर्फ रिसर्च करा डिफरेंट मोटरसाइकिल्स के बारे में। फिर ये मोटरसाइकिल आई, लॉन्च हुई। लॉन्च से पहले ही मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी कर लिया था। होंडा हाइनेस की सारी रिव्यू वीडियोस देख ली थी। मैंने अपना बजट रखा था 5 लाख के अंडर। मेरे को सबसे अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए मेरी ज़रूरतों के लिए। अब मेरी ज़रूरत क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ना सिर्फ आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिस वजह से मैंने ये मोटरसाइकिल ली। नंबर 1, रिलायबिलिटी। अब होंडा की मोटरसाइकिल ली है तो मुझे पता है कि रिलाय कर सकता हूँ मैं इस पे। आई मीन कभी भी स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट होगी, कहीं भी लेके जाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं देगी, किसी भी प्रॉब्लम से मुझे निकालेगी। मैंने इससे पहले भी होंडा की ही मोटरसाइकिल यूज़ करी थी, ट्विस्टर CB110। मैंने 11 साल वो मोटरसाइकिल चलाई है, 110 सीसी की परफेक्ट मोटरसाइकिल। मैंने उसको 100-110 की स्पीड में भी चलाया है। 120 भी ओडोमीटर पे लेकर गया हूँ एक बार। मैंने मोटे टायर्स लगवाए थे पीछे। मैं एक फ़ोटो उसकी भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों मोटरसाइकिल्स के साथ में। तो मेरे रीजंस, नंबर 1, रिलायबिलिटी। आई मीन ट्रस्ट कर सकता हूँ मैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर कि मुझे ये जहाँ जाना है वहाँ लेके जाएगी। सेकंड, लुक्स। मैं ना ये कहना चाहूँगा, मैं जिस दिन मोटरसाइकिल को देखने गया, मैंने हाइनेस का टेस्ट राइड लिया था पहले। अच्छी लगी थी मुझे हाइनेस, बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन कुछ मिसिंग था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो मिसिंग क्या है। मैं फिर होंडा CB350 RS जब लॉन्च हुई और मैं सेंटर पे गया, सर्विस सेंटर पे, आई मीन होंडा बिग विंग गाजियाबाद के स्टोर पे, मैंने मोटरसाइकिल देखी। आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद इट। जो टायर्स थे, जो प्रपोर्शंस थे, मतलब एकदम लीन, मीन, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड लग रही थी मोटरसाइकिल ना। और मैं जब बैठा ना मोटरसाइकिल के ऊपर और मैंने हैंडल बार के ऊपर हाथ रखा जब दोनों, मुझे इंस्टेंट कनेक्ट फील हुआ। आई मीन मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा लगा कि वो मोटरसाइकिल मेरा एक एक्सटेंशन है मेरे हाथों का, कि मेरा हाथ ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, मेरे हाथ एक्सटेंड हो रहे हैं टू दिस मोटरसाइकिल। तभी इस मोटरसाइकिल का नाम स्टैलियन रखा। लुक्स एंड द फील जो कनेक्ट मुझे हुआ इसके साथ में, क्रेजी। तीसरा रीज़न बाबा लोगों, 500 किलोमीटर्स का राइडिंग रेंज। मतलब एक बार आप टैंक फुल कराओ और 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप आप जा सकते हो। मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी हो ना, मतलब अगर स्पीति का जैसा रास्ता भी है तो 400 किलोमीटर्स तो कहीं भी नहीं गए। मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल्स देखी, इनफैक्ट मैं बेनेली 500 भी देख रहा, लेकिन जैसे मुझे पता लगा ना इसका राइडिंग रेंज इतना क्रेजी है और मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे बार बार पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं रास्ते में निकला हूँ, पेट्रोल भरवाना मुझे ना एक एक्स्ट्रा काम लगता है। चौथा और आखिरी रीज़न, मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, या फिर कॉस्ट ऑफ एन्जॉयमेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ हैविंग फन, यू नो। तो 5500 से 6000 किलोमीटर्स के बीच में मेरा एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता इस मोटरसाइकिल के ऊपर। दैट्स माई चौथा रीज़न। शुक्रिया आपके टाइम के लिए, शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय।